जय हिंद एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतिहास के 500 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें पूरी ल्यूसेंट इतिहास का निचोड़ समाया हुआ है। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इतिहास के सभी क्वेश्चन आपके इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, इन 500 बेहतरीन और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। इतिहास का जो आरंभिक काल है इसे पुरापाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पुरापाषाण काल के अंदर ही मानव द्वारा पत्थर के औजारों का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आप सबको पता है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का एक शब्द है और इसका स्थानीय भाषा में नाम होता है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है। विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। सो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कालीबंगा है ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि यहाँ से मिट्टी के बर्तन अर्थात मृद भांड प्राप्त हुए हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। वैदिक आर्य भोजन के रूप में मुख्य रूप से दूध और इसके उत्पादों का प्रयोग करते थे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले तांबे धातु का इस्तेमाल किया गया था। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ये जो 3 वेद हैं जो सबसे प्राचीन समय में लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वैसे आप जानते हैं कि वेदों की संख्या टोटल 4 है। चौथा वेद जो है सबसे बाद में लिखा गया और सबसे नवीन वेद वो है अथर्ववेद। आर्यों पूर्वी के साथ अपने संबंधों में सफल रहे, क्योंकि आर्य जो थे वो अपने से पूर्व के लोगों से साथ संबंध बनाने में अर्थात उनके साथ संघर्षों को स्थापित करने में सफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। सो ऋग्वैदिक लोग जो थे वो पशुचारण करते थे। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के लिए अनेक संदर्भ स्थापित किए गए हैं। ओके, ऋग्वेद के अंदर गाय की चर्चा काफ़ी ज़्यादा की गई है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय या फिर जमीन हुआ करती थी। सो इस बात से पता चलता है कि ऋग्वैदिक लोग जो थे वो पशुचारी थे। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु सभ्यता के अंदर स्थापित थी। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ के अंदर किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। और ये क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऐसी विदुषी महिला जिसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी वाद विवाद के लिए, वो महिला थी गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, इनका जन्म स्थान अशोक मौर्य का रुम्मीदेय स्तंभ से प्राप्त होता है। ओके, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए रुम्मीदेय स्तंभ अभिलेख से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान वर्णित होता है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। पहली जो बौद्ध परिषद है वो राजगृह के अंदर आयोजित की गई थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति।
बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? वर्ग थे स्त्रियां व शूद्र। बौद्ध धर्म के अंदर स्त्रियों व शूद्र को भी समान स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी हुई है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, अर्थात मोक्ष मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही होते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर ये माना गया है कि जो भी दुख होते हैं संसार के अंदर लोगों को, वो उनकी इच्छाओं के द्वारा, उनके एक्सपेक्टेशंस के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? शुरुआत के अंदर लिखे गए बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा के अंदर की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? भारत में सबसे अंत में लिखा गया बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसातपाकसिनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बौद्ध धर्म में यही माना गया है कि जो इच्छा होती है इंसान की, वही हर एक कष्ट का, हर एक दुख का कारण होती है। महावीर कौन थे? तो महावीर जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा साथियों, जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर और जैन धर्म का प्रवर्तक जो है वो ऋषभदेव को माना जाता है, और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो जैन साहित्य जो है इनको आगम कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत के अंदर प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है वो श्रवणबेलगोला के अंदर स्थित है, और ये जो श्रवणबेलगोला है ये कर्नाटक की पहाड़ियों में स्थित है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत के अंदर जो सबसे पुराना लौह युग है वो चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए वह पहला शासक बिंबिसार था जिसने इसका उत्कर्ष किया था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल के अंदर संस्कृत भाषा ही प्रमुख भाषा हुआ करती थी किसी भी स्रोत को लिखने के लिए। अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। झेलम नदी के पास इनके मध्य भयानक युद्ध हुआ था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदी जो पाठ करते हैं उसे मूसा साहिब कहा जाता है। महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य ग्रंथ जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, और पतंजलि जो है ये योग के प्रणेता थे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का काम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद गद्दी पर जो बैठा था वो था महान सम्राट अशोक। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ पर थी? बिंदुसार के समय में अशांति जो है वो तक्षशिला केंद्र पर थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक की जो प्रशासनिक नीति है उसके अंदर भारी परिवर्तन आया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने लहू से भरी हुई धरती को देखा और लाशों के ढेर को देखा, उसके बाद से उनका मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने हिंसा न करने का निर्णय लिया। इसके बाद से प्रशासनिक नीति के अंदर काफ़ी सुधार आया था। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? देवानाम प्रिय सम्राट अशोक को ही कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद महाराज अशोक जो सम्राट अशोक हैं उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। इस बात को जो सबसे पहले दर्ज करने वाले थे वो थे रोक एडिक्स 13। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत जो है वो मैगस्थनीज आया था, और मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें तात्कालिक मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिक्षा देने वाला और उसका जो प्रधानमंत्री हुआ था वो था चाणक्य, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है, ये भी याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिक्षा देने वाला उसका गुरु चाणक्य था वो तक्षशिला विद्यापीठ से संबंधित था।
अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र की रचना करने वाले जो चाणक्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के जो शिलालेख हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। इसके अलावा इसके कुछ जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि के अंदर भी लिखे गए हैं, लेकिन अधिकतर जो अशोक के शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि के अंदर पाए गए हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने शिलालेखों को लिखवाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक नाम है वो जिला प्रशासक को कहा जाता था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो था बृहद्रथ, और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पराजित करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। मिलिंद पाहनो क्या है? तो मिलिंद पाहनो जो है ये बौद्ध पाठ होता है। कुषाण काल में भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल के अंदर भारतीय और यूनानी मिश्रण से एक नई कला का जन्म हुआ जिसे गांधार कला कहा जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक हुए हैं कनिष्क, ये सबसे प्रतापी शासक हुए थे कुषाण वंश के अंदर। शक संवत किसने और कब शुरू किया? शक संवत जो है वो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी के अंदर चलाया गया था। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गांधार शैली कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल जो हैं वो कलिंग वंश के महानतम शासक हुए हैं। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो 500 क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को रिवाइज़ करके ज़रूर जाना, क्योंकि इन 500 क्वेश्चन के अंदर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री का निचोड़ समाया हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चनों को इस तरीके से लिया गया है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को कवर किया गया है। प्राचीन इतिहास से मध्य इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास, इस तरीके से क्वेश्चनों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारोली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महारोली से प्राप्त हुआ एक लौह स्तंभ जिस पर आज तक भी जंग का कोई निशान नहीं मिला है, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल के अंदर राजकवि था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त एकमात्र ऐसा शासक है जिसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, अर्थात ये संगीत प्रेमी था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय लोग व्यापार किया करते थे, लेकिन रोम पर जब हूणों का शासन हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ, उसके बाद से भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो व्यापार था वो समाप्त हो गया। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए थे। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अपनी विजयों की चर्चा के कारण भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के अंदर सम्राट समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन दर्शाया गया है। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक है कवि कालिदास। ये एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो भी विदेशी यात्री हैं उनके जो वृत्तांत लिखे गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से उनको एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो फाहियान जो है ये एक चीनी शासक था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में भारत के अंदर आया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? एक विख्यात चिकित्सक हुए हैं धन्वंतरी, इन्होंने अपना जो परामर्श है वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के अंदर दिया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त व वाकाटक वंश जो है इनके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं को निर्मित किया गया था, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है, संगम काल में
रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल के अंदर जो रोमन व्यापार का केंद्र था वो था अरिकमेडु। ओके, और ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। संगम काल जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है और उस समय व्यापार का केंद्र जो है वो था अरिकमेडु। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? चोल सम्राट जो राजेंद्र हुए हैं ये बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं चोल वंश के अंदर, तो इन्होंने पंडित चोल, मुडिकोंड एवं गंगाकोंड की उपाधि धारण की थी। किन्होंने? चोल राजा राजेंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किस भूमि को, अर्थात किस तरह की भूमि को जैन संस्थानों को दान में दिया गया था? तो ये भूमि हुआ करती थी पल्ली चंदम, इनको जैन संस्थानों को दान में दिया गया था। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? वह चोल राजा जिसने लंका पर अधिकार किया था वो था राजराज प्रथम। ओके, ये चोल सम्राट था राजराज प्रथम। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर जो शिलालेख है इससे चोल साम्राज्य के, चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चोल राजाओं का शासन था, चोल राजाओं का जो शासन है वो तमिलनाडु राज्य पर हुआ करता था। राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो एलोरा हुआ करती थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी? राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग नामक पुस्तक को लिखा गया था। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान कौन सा था? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना और कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? सो पल्लव राजवंश के समय में महाबलीपुरम का निर्माण किया गया था। कि ये एक मंदिर है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का। ओके, चालुक्य वंश के अंदर जो वातापी शाखा है इसके अंदर सम्राट हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, रवि कीर्ति जो एक जैन थे। ओके, रवि कीर्ति कौन थे? एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की है को किसका संरक्षण प्राप्त था? इनको पुलकेशिन द्वितीय सम्राट का संरक्षण प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो राजस्थान के अंदर स्थित हैं। पुस्तक कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक है कथा सरित सागर ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र की रचना कवि बाण भट्ट के द्वारा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? खजुराहो मंदिर जो हैं वो चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। ये आप याद रखिएगा कि खजुराहो मंदिर जो हैं वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। किस प्रतिहार राजा ने प्रभास और आदिवराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज जो शासक है, ओके, मिहिर भोज शासक के द्वारा प्रभास और आदिवराह की उपाधि धारण की गई थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश अर्थात जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका महानतम राजा हुआ है मिहिर भोज। ये आप याद रखेंगे। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था? वह चीनी यात्री था हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ये नाम हेनसांग को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत में शासक कौन था? हर्षवर्धन के समय दक्षिण भारत के अंदर शासन कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन समय में विश्वविख्यात था वो बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। सांची का महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद ग्रंथ की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। दिधा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? सो कश्मीर के अंदर शासन किया गया था दिधा नामक रानी के द्वारा।
सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब से आई सेना का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर 1 साल पहले ही लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और उसे जीवन दान दिया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का पहला मुगल बादशाह था बाबर। बाबर जो है वो भारत के अंदर मुस्लिम शासन की नींव रखने वाला था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव के साथ शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया। अजमेर के अंदर प्रसिद्ध 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुलाम वंश का शासक था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। 13वीं शताब्दी के अंदर दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था और ये जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसे कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। बलबन प्रधानमंत्री था नासिरुद्दीन का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। दिल्ली सल्तनत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है इल्तुतमिश को। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। चंगेज़ खान जो है ये मंगोलिया के एक बहुत ही खूंखार शासक था। चंगेज़ खान मंगोलिया का एक बहुत ही खूंखार शासक था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जिसे नौरोज़ के नाम से जाना जाता है ये मनाना शुरू किया था बलबन ने। बलबन के द्वारा। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी। रज़िया सुल्तान जो कि देश की प्रथम मुस्लिम शासिका हुई थी, रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। खिलजी वंश से पहले आया वंश था सैयद वंश और खिलजी वंश के बाद में जो वंश आया था वो था लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान कौन था। खिलजी वंश का बहुत ही क्रूर शासक जो कि अलाउद्दीन खिलजी है, इसने स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर एसानी की उपाधि दी थी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। दक्षिण भारत की विजय का मिशन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक काफूर को सौंपा गया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में स्थित है। नेक्स्ट है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, सो इसे अच्छे से याद कर लेना कि मनियारों का जो राजकुमार है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ये दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पराजित करके और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। और लोदी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था और भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सूफी परंपरा जो होती है इसके अंदर पीर जो है वो सूफियों के गुरु को कहा जाता है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया। सूफी जो आदेश हैं उनको सिलसिला के नाम से जाना जाता है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। असमिया भाषा के द्वारा। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है। एनालेक्ट्स एक प्रकार का पवित्र ग्रंथ है। यह कन्फ्यूशियसवाद या कन्फ्यूशियन धर्म से संबंध रखता है।
विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, काफ़ी समृद्ध साम्राज्य था ये। इसकी जो स्थापना है वो संगम वंश के द्वारा की गई थी। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? ये था हरिहर द्वितीय। ओके, हरिहर द्वितीय। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है दक्षिण भारत के अंदर। ये सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था कृष्णदेवराय। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्याद का लेखक कौन था? तेलुगु के अंदर लिखी गई एक रचना है अमुक्तमाल्याद, जिसकी रचना कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण कब किया गया था? हम्पी के अंदर जो कर्नाटक के हम्पी में स्मारक बने हुए हैं उनका निर्माण 1565 ईस्वी के आसपास किया गया था। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मरमर विधि द्वारा गोल गुंबज का निर्माण जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। गोल गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज बीजापुर के अंदर है और ये काफ़ी प्रसिद्ध एक संरचना है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राजस्थान के अंदर स्थित है और इसे राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सन 1526 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और इसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी के अंदर बाबर और लोदी साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? दिल्ली के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई सन 1526 ईस्वी के बाद बाबर द्वारा रखी गई थी। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? भारत के अंदर सबसे पहले जो तोपें लाने वाला शासक था वो था सम्राट बाबर। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है वो आगरा के अंदर हुई थी। सो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौजी के युद्ध के बाद। कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कन्नौजी का जो युद्ध है ये सन 1540 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं का मकबरा बनाने वाले वास्तुकार थे मिरक मिर्जा घियाथ। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? अकबर जो है दोस्तों ये 13 वर्ष की आयु के अंदर सम्राट बन गया था, अर्थात गद्दी पर बैठ गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ओके, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी के अंदर बदायूनी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी नामक पुस्तक जो है जो कि अकबर की जीवन कथा पर आधारित है, इसकी जो रचना है वो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। ओके, अबुल फजल ने इसे लिखा था और अबुल फजल अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान किया करता था? हरिविजय। वह एक प्रसिद्ध जैन विद्वान था हरिविजय, जिसका अकबर काफ़ी सम्मान करता था। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध है ये अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? प्रयाग जो नगर है इसको अलाहाबाद नगर का नाम अकबर के द्वारा दिया गया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? जैसा कि आपको पता है कि अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था, अर्थात इसने राजा का पद संभाल लिया था मात्र 13 वर्ष की आयु में। सो इसकी रक्षा करने के लिए इसका अंगरक्षक के रूप में बैरम खां इसके साथ रहता था। बैरम खां इसका अंगरक्षक था जो कि इसकी हर समय हिफाजत करता था जब तक कि ये पूर्ण रूप से वयस्क नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के दरबार के अंदर राजस्व मंत्री था कौन? टोडरमल। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सम्राट अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
अकबर के किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? अकबर का वह दरबारी बीरबल था जिसने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और ये जो बीरबल है ये काफ़ी विद्वान था और हमेशा अकबर के साथ रहा करता था और ये एक हिंदू था। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जिस समय इंग्लैंड के अंदर किया गया था उस समय भारत के अंदर शासन कर रहा था सम्राट अकबर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान ही तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। ओके, विश्व विजेता होता है जहांगीर का अर्थ। और जहांगीर जो है ये सम्राट अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को। ओके, जॉन हॉकिंस जो है ये भारत के अंदर आने वाला पहला अंग्रेज शासक था जो कि व्यापार की दृष्टि से भारत में आया था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। राजकुमार खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना गया। ओके, जहांगीर के बाद में सम्राट हुआ था शाहजहां। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तख्त ए ताउस जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, इसे 1739 ईस्वी में नादिर शाह ईरान ले गया था। ओके, नादिर शाह एक लुटेरा था जो इसको लेकर चला गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा के अंदर स्थित है। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया वो कौन था? सबसे कट्टर जो मुगल शासक हुआ है औरंगजेब, इसके द्वारा ही संगीत और नृत्य पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब के बाद में शासन किया था मुअज्जम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? साथियों, जो लाल किले का निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मुगल भवनों में से किसमें अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो कि विश्व के 7 अजूबों में शामिल है और इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसे लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर बताया जाता है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन 2 स्थानों पर पराजित किया? शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में और कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित किया गया था। शेर शाह सूरी वह शासक था जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? शेर शाह सूरी जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड बनवाया था, ये रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ता है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। ओके दोस्तों, अब हम लोग धीरे धीरे मध्यकालीन भारत से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उस मराठा राज्य का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। शिवाजी वह शासक था, मराठा सम्राट था जिसने औरंगजेब से बहुत ही बहादुरी से सामना किया था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने भेजा था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। ये सम्राट शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की पुत्रवधू थी और राजा राम की पत्नी थी। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था ताराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? सम्राट छत्रपति शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है तो बाजीराव प्रथम जो है इसको लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ जो हैं इनको पेशवाओं के संस्थापक माना जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अर्थात पहला युद्ध जो कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? साथियों अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में एक दुर्ग बनवाया गया था जिसे फोर्ट विलियम नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत के अंदर डचों का जो सबसे पहला उपनिवेश बना था वो था मसूलीपट्टनम। ओके, यहीं पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के उपलक्ष्य में अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के अंदर दिया गया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? जामोरिन। ओके, जामोरिन भारतीय राजा था जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के कालीकट बंदरगाह पर आगमन पर इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश कौन सा था? सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली भारत के अंदर गए हैं। ओके, आज़ादी के भी काफ़ी वर्षों बाद पुर्तगालियों ने भारत को छोड़ा है, क्योंकि सन 1961 के लगभग गोवा को छोड़कर गए थे पुर्तगाली। सो सबसे बाद में गए थे और सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको। जो यहाँ से सूती कपड़े ले जाए जाते थे वो यूरोप के अंदर कैलिको कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर किया करते थे? अंग्रेज जब भारत के अंदर शासन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, तो वे असम के अंदर जो किसान थे उनको चाय उगाने के लिए मजबूर किया करते थे और इस चाय को वो विदेशों में बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए हैं, सो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु नानक के उत्तराधिकारी हुए थे गुरु अंगद देव जी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों का अंतिम गुरु की बात करें साथियों, तो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा दी गई थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस समय नादिर शाह ने, ईरान का शासक था ये नादिर शाह, जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत के अंदर मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के अंदर स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई थी और इसका शासक था सयादत खां। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटका का शासक था। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? काल कोठरी की जो ट्रेजेडी हुई थी वो कि काफ़ी भीषण दुर्घटना थी ये। इसमें 123 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। सो ये थी काल कोठरी की ट्रेजेडी, जिसमें 123 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये युद्ध अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात किया था। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? प्लासी का जो युद्ध है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली जो कि भारत के अंदर मुख्य रूप से गोवा के अंदर रहे थे और गोवा को छोड़कर ये भारत की आज़ादी के काफ़ी समय बाद गए थे। सो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा के अंदर पाए जाते हैं। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वांडीवाश की जो लड़ाई है 1760 ईस्वी के अंदर, इसके बाद से ही फ्रांसीसियों ने भारत के अंदर अपने पैर जमा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई के अंदर की गई थी। दोस्तों वैसे तो इन सभी क्वेश्चनों को, जो 500 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर किसी क्वेश्चन के अंदर त्रुटि होती सो उसे आप लोग अपने विवेक के आधार पर सुधार सकते हो। अदरवाइज ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेलेक्टेड और करेक्ट हैं। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? जो गुलाम भारत के अंदर आर्य समाज स्थापित करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेज़ों के द्वारा सन 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में किया गया था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर या फिर आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इनको नए भारत का पैगंबर या फिर आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, सो चार्ल्स आयोग वह पहला आयोग था जो कि भारत के अंदर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल देने के लिए बनाया गया था। कौन सा आयोग? चार्ल्स आयोग। साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके लाने में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए साथियों, इस शानदार क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसके द्वारा कहे गए थे? ये शब्द आज़ादी से एक रात पहले 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे गए थे। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी के ये कथन थे कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा अर्थात जीभ नहीं बल्कि मन है। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी के शब्द थे ये कि सत्य परम तत्व है और वही ईश्वर है। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात ज़रूर याद रखना, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ये भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के अंदर सदस्यता हासिल करने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन के ये कथन थे महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक व संस्थापक कौन था? समाचार पत्र केसरी का संपादक व संस्थापक जो है वो था लोकमान्य तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? गांधी जी के द्वारा भगवद गीता को अपनी माता की संज्ञा दी गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब की गई थी? 1915 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह किसका नारा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का यह नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैम्प के नाम से
फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ओके, लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक। लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। साथियों, अगला क्वेश्चन है, द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये सैयद अहमद खान का एक समाचार पत्र था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? यंग इंडिया और हरिजन समाज की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ओके, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र के द्वारा ये नाटक लिखा गया था, नील दर्पण, जो कि ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारत के किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने से संबंधित और अत्याचारों से संबंधित था, नील दर्पण नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता के नाम से, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, ये जनवरी 1912 में सबसे पहले भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के विद्रोह का उल्लेख किया गया है। सन्यासी विद्रोह के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसके द्वारा बंगाल के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इनको अलीपुर बम मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन। ओके, अभिनव भारत जो है इस संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर का जो षड्यंत्र मामला है वो शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ रिकॉर्ड किया गया था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी सभा? नौजवान भारत सभा। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कब चलाई थी? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर के अंदर चलाई थी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि बैरकपुर के अंदर 1857 की क्रांति की पहली गोली चलाई थी। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ओके, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके शासन को डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया गया था। 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, खासकर एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सो इसे रट लेना अच्छे से कि 1857 का जो विद्रोह है, 1857 की जो क्रांति है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व जो है वो नाना साहिब के द्वारा किया गया था। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? भारत के अंदर सिविल सर्विसेज को शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद के अंदर। ओके, 1 नवंबर 1858 में, अर्थात 1857 की क्रांति के बाद में ये एक मुख्य परिणाम था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके हाथों से शासन डायरेक्ट सम्राट के हाथों में, इंग्लैंड के सम्राट के हाथों में दे दिया गया था। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीवी जोशी। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसने ये सबसे अच्छा काम किया था कि भारत के अंदर जो सती प्रथा चला करती थी
इसका उन्मूलन राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सन 1829 ईस्वी में किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले अहर्ता प्राप्त की थी। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ है। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया, इसे समाप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहला जो वायसराय बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा जाता है? राज्य हड़प नीति, जिसे व्युत्पन्न सिद्धांत भी बोला जाता है, इसका संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। ओके, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत के अंदर अंतिम वायसराय हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ 1847 में, उस समय वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इस वजह से ये भारत का अंतिम वायसराय है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल अर्थात स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल ये था सी राजगोपालाचारी। ओके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? लॉर्ड कर्जन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था कि विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार उसने किए थे। ओके, जिस समय लॉर्ड कर्जन सत्ता को संभाल रहे थे उस समय जो संयुक्त पंजाब है उसमें रहने वाले लोगों के लिए कृषि सुधार किए गए थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन को शुरू करने वाला था लॉर्ड रिपन। भारत में पहली बार 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? भारत के अंदर पहली बार जो ट्रेन है वो सन 1853 के अंदर चली थी और ये ट्रेन जो है ये बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड अर्थात कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता के अंदर बनाया गया था वो बनवाया गया था सन 1773 ईस्वी के विनियामक अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो पद्धति की शुरुआत है वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 का जो अधिनियम बनाया गया था भारत शासन अधिनियम, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। ओके, प्रांतीय स्वतंत्रता। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो थे मोंटेग्यू। जो सुधार है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 के अधिनियम द्वारा आया था और इसमें शासन प्रणाली जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है इसको शुरू किया गया था। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा शुरू किया गया था 1921 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन के आधार पर ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेज दिया गया था? सन 1907 ईस्वी में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ओके, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा था। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला था। इस दिन भारत स्वतंत्र हो गया था। गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन जब विफल रहा था तो उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो हैं ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे।
लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन भारत के भावी संविधान के निर्माण के संबंध में किया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिस समय स्वतंत्रता के लिए माउंटबेटन योजना बनाई गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था आचार्य जे.बी. कृपलानी। ओके, आचार्य जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की गई थी। कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य प्रदेश के अंदर स्थित है? वह जो नगर है वो वर्तमान में मणिपुर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अंदर टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा सन 1885 ईस्वी में की गई थी। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा, जो तुर्की के अंदर खलीफा है, तुर्की के अंदर जो खलीफा हुआ करता था उस समय, ओके, तत्कालीन जो खलीफा था तुर्की के अंदर, उसके अपमान का विरोध करने के लिए, उसके अपमान के खिलाफ विरोध करने के लिए जो खिलाफत आंदोलन है वो शुरू किया गया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो लखनऊ के अंदर जो समझौता हुआ था 1916 में, इसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? नरम दल और गरम दल जो हैं वो अलग अलग बट गए थे सन 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अंदर। ओके, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ये गरम दल और नरम दल नामक दो दलों के अंदर विभाजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय इसका प्रदर्शन कर रहे थे, और जिसमें अंग्रेज़ों की लाठियों के द्वारा उनको बहुत बुरी तरह से घायल किया। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य एक इम्पोर्टेंट समझौता था। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल आंदोलन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी के अंदर की गई थी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनके द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण था क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य अंग्रेज अधिकारी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के काल में अस्तित्व के अंदर आए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाए गए थे हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? ये आयोग था फजल अली आयोग, जिसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों को बांटा गया। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे।
1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुँचे थे? अहमदाबाद के अंदर गए थे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण जो आंदोलन था, इसके द्वारा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था बेलगाम के अंदर। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? नमक सत्याग्रह दांडी के अंदर यात्रा जो थी वो समाप्त हुई थी नमक सत्याग्रह की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया था सन 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत के अंदर जो कैबिनेट मिशन है वो शक्ति के अंतःकरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था और ये आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के विरुद्ध लागू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में शुरू किया गया था? अगस्त महीने के अंदर, और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया के अंदर। ओके, यूपी के बलिया में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, जो कि फरवरी के 1922 में यूपी के चौरा चौरी नामक स्थान पर एक हिंसक घटना कर दी गई थी असहयोग आंदोलनकारियों के द्वारा। तो इसके बाद से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता के अंदर। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ये 3 स्वरूप थे सत्याग्रह के। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? गांधी जी की जो दांडी यात्रा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक एग्जाम्पल है। साथियों, हिस्ट्री के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की इस वीडियो के अंदर हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बचते हैं बाकी के 200 क्वेश्चन, इनको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों का कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 301 है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? गांधी जी की जो नमक सत्याग्रह यात्रा है वो सन 1930 के अंदर शुरू की गई थी दांडी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था और उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह सत्र था लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। ओके, इसे याद रखेंगे कंप्लीट रूप से, आप अच्छे से याद रखिएगा इसे कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये इटली के शहर जिनोवा का रहने वाला था। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? अहस्तक्षेप की नीति के अंदर कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? यह कथन थे जॉन लॉक के कि जहाँ पर कानून नहीं होता है वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर समझना और प्रचार करना मुख्य रूप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? चीन की जो ग्रेट वॉल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसका निर्माण शी हुआंग-टी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? इसके सह संस्थापक सदस्य थे मिखाइल बैक्यूनिन। दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के देखते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर।
कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी सन 1867 के अंदर। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? ट्राफलगर की लड़ाई के अंदर नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? बास्तील के पतन के बाद फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की जो ये घटना है इसका संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? यह युद्ध जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा गया था। ओके, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 1854 से 1856 के बीच में क्रीमियन का युद्ध लड़ा गया था। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? जो वर्सेल्स की संधि है इसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर और 1918 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? क्वीन मैरी ट्यूडर जो है ये राज सिंहासन पर बैठने वाली सबसे अधिक उम्र की रानी थी। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफाएं जो कि प्राचीन चित्रशैल हैं और ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित हैं, भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के तट पर हड़प्पा के अवशेष पाए गए हैं और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक भी खोजा नहीं गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लेख लिखे गए हैं, चाहे वो सिक्कों पर हों या फिर अन्य किसी भी आकृतियों पर हों, इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो के अंदर जो सबसे बड़ी इमारत है वो है वहाँ के स्नानागार। ओके, वो वहाँ के स्नानागार हैं। ओके, जो वहाँ के बाथरूम हैं वो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस की मूर्ति थी? सिंधु घाटी सभ्यता से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि नृत्य करती हुई बालिका की एक कांसे से बनी हुई मूर्ति है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात इसका बंदरगाह जो था वो था लोथल। ओके, लोथल इसका एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी उसका व्यापार, क्योंकि सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता के सिक्के मिले हैं। इस वजह से वहाँ से पता चलता है कि ये लोग विदेशों के साथ व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? यह सभ्यता अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। ओके, शोरतुगुई जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये अफगानिस्तान में स्थित है। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? साथियों, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ओके, वेद का अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था जो है, समाज की व्यवस्था जो है वो व्यवसाय पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता था उसे उस प्रकार के वर्ग में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय था मैक्स मूलर। ओके, और मैक्स मूलर का कथन ही सबसे ज़्यादा मान्य है इस संबंध में कि आर्य कहाँ से आए थे। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 332, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? ये सभा हुआ करती थी समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक समय में राजा जो जनता से कर वसूल करते थे, जो टैक्स लिया जाता था जनता से, उसको बलि नाम से जाना जाता था वैदिक समय के अंदर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। जो भारतीय करेंसी वगैरह पर सत्यमेव जयते शब्द लिखा होता है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये शब्द। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को प्राचीन भारत के अंदर विधि सम्मत अर्थात इसको कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता था।
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला प्रवचन सारनाथ के अंदर दिया गया था। और याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन था सारनाथ के अंदर, इस प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? जो शुरुआत के अंदर बौद्ध साहित्य लिखे गए थे, इनको पाली भाषा के अंदर लिखा गया था, ये आप याद रखिएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के जो हैं वो सबसे पहले बुद्ध के काल में बनाए गए थे, ओके, गौतम बुद्ध के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जीवन के किस घटना से है? बौद्ध धर्म के अंदर प्रत्येक घटना को किसी न किसी चिन्ह के द्वारा, किसी न किसी प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है। इसी तरीके से जो बुल है, जो सांड है, ओके, सांड जो होता है, इसका संबंध है बुद्ध के जन्म से, ओके, बुद्ध के जन्म से इसे दर्शाया गया है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 चरण होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, और ये मिलकर त्रिरत्न नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ऐसी संरचनाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अर्धगोलाकार गुंबद अवस्थाओं में बनी हुई हैं, इनको स्तूप कहा जाता है, ओके, स्तूप कहा जाता है इनको। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व के अंदर हो गई थी। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग के समय में क्षत्रियों का एक विशेष स्थान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? देखिए दोस्तों, ये जो जैन धर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बौद्ध और जैन धर्म से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर हमसे ये पूछता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वो हैं भगवान महावीर स्वामी। वहाँ पर हम लोग महावीर स्वामी को टिक करेंगे, ओके। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। वर्धमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? ओके, जो भगवान महावीर हैं उनको परिनिर्वाण या मोक्ष है वो पावापुरी राजगीर बिहार के अंदर प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में चला गया था। इसके अलावा हमसे सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाता है, तो सम्राट अशोक ने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का विशाल भंडार था मगध के अंदर। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। वह राज्य था मगध, जिसके द्वारा युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को इतिहास के पिता या इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस वह शासक था जिसने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर युद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था और इसके बाद ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में चले गए थे। बिंदुसार का पुत्र कौन था? सम्राट बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जन्म हुआ था बिंदुसार का, ये गद्दी पर बैठा था, और बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठा था सम्राट अशोक। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन, ये इसके अधीन बिल्कुल सही व्याख्या की जा सकती है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? सो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो सम्राट अशोक है इसी को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था ये कलिंग युद्ध, और ये 261 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। और इस युद्ध के बाद से ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध में
हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। शिला राजादेश 13। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य शासनकाल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो ग्रीस से राजदूत आया था उसका नाम था मेगास्थनीज और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? अशोक ने उपगुप्त नाम के एक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ओके, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजा गया था। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पराजित करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। अर्थात मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो हैं वो एक प्रमुख चिकित्सक हुए हैं जो कि कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक थे। कौन सी कला ग्रीक बौद्धों की कला के नाम से जानी जाती है? वह कला है गांधार कला जो कि ग्रीक और बौद्ध शैली का मिश्रण है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क सन 78 ईस्वी के अंदर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाला कुषाणों का शासक था कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? कलिंग का एक महान शासक हुआ है खारवेल। ओके, खारवेल कलिंग का एक महान शासक हुआ है प्राचीन समय में। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। कलिंग शासक खारवेल जो है ये जैन धर्म को अपनाया था इसने, तो इसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट जो है इसको विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी और विख्यात राजा था। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं। गुप्त काल में बनाए गए चांदी के सिक्कों को रुप्यक नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ओके, समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये आ गया क्वेश्चन अगला, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन से हिंदू राजा विख्यात हैं? भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष में शुरू किया गया था? गुप्त संवत को सन 319 ईस्वी के अंदर प्रारंभ किया गया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है वो हरिसेन नामक राजा के द्वारा लिखवाया गया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की जो कथाएं हैं जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, ओके, इसका संकलन किसने किया है? विष्णु शर्मा ने। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर जो हैं ये चंद्रगुप्त सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक प्राचीन खगोलविद थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण तक ले जाने वाला चोल सम्राट था राजेंद्र चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? अधिकांश जो चोल समय में बनाए गए मंदिर हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल, चेर और पांड्य, ये जो प्रमुख राजवंश हुए हैं ये दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज चोल प्रथम जो है इसने चोल साम्राज्य के अंदर श्रीलंका का उत्तरी भाग मिला लिया था। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा इस नई राजधानी का निर्माण कराया गया था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन समय में चोल साम्राज्य की राजधानी उरायूर के अंदर थी। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के अंदर बने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण राय प्रथम के द्वारा करवाया गया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा के अंदर जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर बने हुए हैं, अलंकृत मंदिर बने हुए हैं,
वो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? अर्थात महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा मंदिरों को संरक्षण किसने प्रदान किया था? सो ये किया गया था पल्लव शासकों के द्वारा। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं मंदिर के निर्माण से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? महाबलीपुरम के अंदर जो रथ मंदिर बनवाए गए हैं इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम नामक पल्लव शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ था, जिसमें से पश्चिमी चालुक्य वंश जो है ये पुलकेशिन द्वितीय इसका एक प्रसिद्ध शासक हुआ है। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख थलवईपुरम तांबे की प्लेटों के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, विक्रमादेवचरित के लेखक कौन थे? विक्रमादेवचरित के लेखक विल्हण को माना जाता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी एक महान रोमन नाटक है जिसका लेखक था बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो 13वीं शताब्दी के अंदर राजा तेजपाल के द्वारा राजस्थान में बनवाए गए थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? हिंदू तथा जैन धर्म के मंदिर हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज राजपूतों के प्रतिहार कुल से संबंध रखता है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन एक काफ़ी शक्तिशाली सम्राट हुए हैं, इसको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी है वो थानेश्वर के अंदर बनाई गई थी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो ये आदि शंकराचार्य के द्वारा किए गए थे 4 मठों की स्थापना। कहाँ कहाँ पर? श्रृंगेरी में, बद्रीनाथ में, द्वारका में और पुरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 401 है। अब यहाँ से हमारे पास केवल 100 क्वेश्चन बाकी हैं जिनको हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया गया था, 738 ईस्वी में अरबों को प्रतिहारों ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क के अंदर प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी कौन सी थी? सो दिल्ली राजधानी बनी थी सबसे पहले तोमर राजपूतों के शासनकाल में। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद गजनी का निवासी था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन इसे कंप्लीट करवाया था इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने नियमित रूप से मुद्रा जारी की और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसको शक्तिशाली दासों के एक समूह चिलहगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है? तो बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलहगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था सम्राट बलबन। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका हुई हैं रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान हैं वो तुर्की से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी प्रणाली पहली बार शुरू की थी जिसके द्वारा सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था और घोड़े दागने की प्रथा भी इसी ने ही शुरू की थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी।
बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता या फिर तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और ये अमीर खुसरो जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ओके, इसके दरबार में कवि थे। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत के अंदर चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो है वो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? दरअसल जजिया कर जो है ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था अपने धर्म को मानने के लिए, लेकिन ये ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, बाकी हिंदुओं पर लगाया जाता था। लेकिन इसे फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसके द्वारा जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का एक निवासी था जो जिसके द्वारा भारत में यात्रा वृत्तांत को लिखा गया है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो बाद में निर्माण है, जो इसका रिनोवेशन है, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत जो है इसमें तुगलक वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है। नेक्स्ट है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश आता है। ओके, सैयद वंश। और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो अंतिम वंश है वो है लोधी वंश और प्रारंभिक वंश था गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत में जो राज्यकाल है वो 1526 ईस्वी के अंदर समाप्त हुआ, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी थी। ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका समय 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी तक रहा है। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? स्थापत्य कला जो है वो सल्तनत काल के अंदर सबसे ज़्यादा फली फूली है। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सूफी आंदोलन मूल रूप से पर्शिया अर्थात फारस से प्रारंभ किया गया था। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ होने के साथ साथ एक सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक भी था और एक विद्वान इतिहासकार भी था। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तमिलनाडु के अंदर अलवार संतों का आविर्भाव हुआ था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत जो है इसका नाम था संत तुकाराम। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? इटली का यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आया था वो था निकोलो द कांटी। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सम्राट कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर सबसे प्रतापी राजा हुए हैं, इनके द्वारा अमुक्त माल्याद पुस्तक लिखी गई थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? विजयनगर का जो मध्यकालीन नगर था उसे आजकल हम्पी कहा जाता है और ये हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। तालीकोटा युद्ध की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा जो प्रसिद्ध युद्ध है ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। बहमन शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया है? बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह नामक एक बहमन शासक द्वारा करवाया गया था। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर सबसे अधिक जो जाना जाता है वो अपने गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बने विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा जो है ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त हो गई थी और यहाँ से मुग़ल वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा के अंदर। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था और इसमें बाबर विजय हुआ था। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा?
कनौज का युद्ध जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, इस युद्ध के बाद से हुमायूं पराजित हो गया और इसे भारत से भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, इसे हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा करता था? सो टोडरमल जो है ये शेर शाह सूरी के अधीन सेवा करता था और ये अकबर का एक नवरत्नों में से एक था। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु थी वो 13 वर्ष थी मात्र, जब वो सिंहासन पर बैठा था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अकबर के जीवन की कथा जो अकबर का जीवन नामा है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था और इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, एकता को बनाए रखना। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली जो है ये एक टैक्स से संबंधित प्रणाली थी, ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी प्रणाली जो है वो सैनिकों से संबंधित थी और ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर किया करता था? सम्राट अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श जो है वो इबादत खाना में किया करता था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? उसका रीजेंट या उसका जो अंगरक्षक है वो बैरम खां था, क्योंकि ये मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बन गया था। सो इसका अंगरक्षक हुआ करता था उस समय बैरम खां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 451 है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया कर जो एक धार्मिक कर है वो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध जो राजस्व मंत्री था, जो इसका टैक्स मंत्री था, वो था टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। ये अकबर का एक दरबारी संगीतकार था। इसका मूल नाम है रामतनु पांडे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, ये सम्राट अकबर के शासनकाल में ही लिखी गई थी। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी का जो स्वर्णकाल है वो जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कौन सा था? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है वो शाहजहाँ का समय को माना जाता है। किस मुगल शहनशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? सो जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग को बंद किया था। किस मुगल शहनशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वह सम्राट था शाहजहाँ। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तख्त ए ताउस जो है इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम के अंदर रखा गया था। नेक्स्ट है, किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? शाहजहाँ को उसके जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब द्वारा कैद करके रखा गया था। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? सबसे क्रूर और सबसे कट्टर जो मुसलमान शासक था वो था औरंगजेब और इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? मुगल शासकों की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? भारत के अंदर बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसको 17वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया था। किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसा लिया गया था? अर्थात किसके शासनकाल में 1 रुपये के सिक्के को सबसे पहले बनाया गया था? तो शेर शाह सूरी के समय में। नेक्स्ट है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के युद्ध में लड़ते हुए हो गई थी। शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे रामदास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब द्वारा राजा जयसिंह को भेजा गया था। शिवाजी को हराने में अफजल खान और शाइस्ता खान के फेल रहने पर औरंगजेब ने राजा जयसिंह को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो छत्रपति शिवाजी से मुकाबला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी के द्वारा सूरत को 2 बार लूटा गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, सम्राट छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक सन 1674 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से छत्रपति शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किए थे। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराया था, अहमद शाह अब्दाली ने इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में, जो कि 1761 में लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। पेशवा प्रथा ब्रिटिशों द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? बाजीराव द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने इस पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? रेड ड्रैगन जहाज जो है ये भारत में पहली बार आया था, अंग्रेजों द्वारा। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार के अंदर। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज है वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा, जो कि वास्को डी गामा भारत में आया था सन 1498 में। ये एक पुर्तगाली ही था। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? महाराष्ट्र के अंदर सत्यशोधक सभा की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। नेक्स्ट है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण वहाँ के शासक शिंग हुआंग टी द्वारा करवाया गया था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था, वो था अल्बुकर्क। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? साथियों, गुजरात का जो शासक बहादुर शाह है वो पुर्तगालियों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर किया करते थे? मद्रास के अंदर ये किसानों को चावल उगाने के लिए और बिहार के अंदर ये किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद जी द्वारा किया गया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह की उपाधि दी थी। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी है वो लाहौर थी, लेकिन इसकी जो धार्मिक राजधानी है वो अमृतसर को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? वो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? नादिर शाह द्वारा मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में पराजित किया गया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? जो दूसरा अंग्रेज और मैसूर युद्ध हुआ था उसमें वॉरेन हेस्टिंग जो है ये गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ों की तरफ से। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये तीनों नवाब थे बंगाल के। ब्लैक होल त्रासदी जो है ये घटना कलकत्ता के अंदर घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य के अंदर मिला लिया था? सन 1849 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा के विरुद्ध सन 1829 में राजा राम मोहन राय ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था
और इनका साथ दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशिक भारत में कोलकाता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा, और ये स्थापना 15 जनवरी 1784 में की गई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के टोटल 500 ऐसे क्वेश्चनों को कवर किया है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।